ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के सबसे अंतिम पार्ट में हम लोग हैं, पार्ट 6, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पार्ट में, चैप्टर में। अब उसको एलोबरेटली थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे हम। डिटेल में स्टडी करने के लिए एक एक करके हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का ठीक उल्टा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही जगह सब कुछ आ जाना, वो क्या होता है सेंट्रलाइजेशन, कि एक जगह पे हम सब कुछ को ला दिए, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक जगह से चीज़ों को निकाल के हम कई जगह कर दिए, एक जगह से चीज़ों को निकाल के हम कई जगह पे कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ऑथोरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी टू टेक डिसीजंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशंस। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी का डिस्पर्सल करना ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है, मतलब ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र करना। तो अभी हम लोग इससे पहले जो टॉपिक किए थे डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, वो भी तो यही है। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी भी वही है और डिसेंट्रलाइजेशन भी ऑथोरिटी भी वही है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उसमें एक सुपेरियर जो है अपने बर्डन को कम करने के लिए, अपने इंडिविजुअल बर्डन को कम करने के लिए अपना जो काम है अपने सबऑर्डिनेट को देता है, इस तो उसको हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ दो लोगों के बीच होने वाला डेलीगेशन जो होता है, वो सिर्फ दो लोगों के बीच डिस्पर्सल होता है। ऑथोरिटी जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ दो लोगों के बीच डिस्पर्सल होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यहाँ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान के थ्रू सारे काम को बांट दिया जाता है, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं एक पेड़ पे बहुत सारे आम हैं और उसको सारे गांव वालों में बांट दिया गया, तो वो हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। अब उस पेड़ का जो आम है, उस आम को जो आम पेड़ का जो मालिक है उसने किसी मिस्टर एक्स को दे दिया, कुछ आम मिस्टर एक्स को दे दिया। मिस्टर एक्स ने उसमें से कुछ आम मिस्टर वाई को दे दिया। फिर मिस्टर वाई के पास जो आम है, मिस्टर वाई ने उसमें से कुछ आम जो है मिस्टर जेड को दे दिया। इस तरह जो इंडिविजुअल लेवल पे जो डिस्पर्सल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसी को हम लोग डेलीगेशन बोलते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो पावर का शेयरिंग करते हैं, जो अथॉरिटी का हम शेयरिंग करते हैं, उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इट इम्प्लाइज रिजर्वेशन ऑफ सम अथॉरिटी विद द टॉप लेवल। अब जब अथॉरिटी का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कुछ अथॉरिटी को छोड़ दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, वो टॉप लेवल अपने पास ही रखता है। एंड ट्रांसफरिंग रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। और जो बचा हुआ अथॉरिटी है उसको नीचे ट्रांसफ़र करता है। द दिस एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजन। एक अथॉरिटी ट्रांसफ़र करने से लोअर लेवल को क्या फ़ायदा होता है? लोअर लेवल डिसीजन ले पाता है रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो डिसीजन ले पाता है विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल। उसे अपर लेवल के पास जा करके पूछना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अथॉरिटी मिला है, तो उसे अपर लेवल पे जाके पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकॉर्डिंग टू एलन, डिसेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट। सिस्टमेटिक डेलीगेशन होता है, लेकिन डेलीगेशन में सिस्टमेटिक नहीं होता है, उसमें इंडिविजुअल डेलीगेशन होता है। टू द लोवेस्ट लेवल, कहाँ तक होता है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में? लोवेस्ट लेवल तक डेलीगेशन होता है। मतलब टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, पूरे लेवल पे प्लान्ड तरह से डेलीगेशन होता है। ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट पे जिस अथॉरिटी का एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको छोड़ करके सारी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आखिर छोड़ा क्यों जाता है? अगर मेरे पास 100 अथॉरिटी है तो हम 5 अथॉरिटी छोड़ करके 95 अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं। तो जो 5 छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि 5 अथॉरिटी जो मेजर अथॉरिटी होगा वो टॉप मैनेजमेंट के पास होगा। जैसे कि कैश का अथॉरिटी हुआ, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट का अथॉरिटी हुआ, प्लान बनाने का अथॉरिटी हुआ, ये सारी अथॉरिटी वो अपने पास रखता है, तो इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, थोड़ा हम लोग सेंट्रलाइजेशन भी समझ लें तो डिसेंट्रलाइजेशन और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।
सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ऑथोरिटी रिटेन्ड एट टॉप लेवल, टॉप लेवल अपने पास ऑथोरिटी को रख लिया, अगर उस ऑथोरिटी को ट्रांसफ़र नहीं किया तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला 100 ऑथोरिटी में से 5 मैंने रख लिया, 95 डिस्पर्स कर दिया, तो 5 जो होगा जो हमने रख लिया वो सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन भी एक तरह का डेलीगेशन ही है, लेकिन ये सिस्टमेटिक होता है। लेकिन डेलीगेशन जो ऑथोरिटी जो इंडिविजुअल है वो सिस्टमेटिक नहीं होता है। इसको हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में और क्या क्या डिफरेंस है। एट ऑल लेवल, इसमें सारे लेवल पे डेलीगेशन होता है। एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द फॉर्म, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि ऑथोरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सारे लेवल पे, सारे डिपार्टमेंट में, और फॉर्म्स नीड टू बैलेंस द टू, मतलब इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सारा पावर हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो टॉप मैनेजमेंट के पास कोई पावर ही नहीं रह जाएगा, तो हेल्पलेस हो जाएगा। और सारा पावर अगर सेंट्रलाइज कर लेते हैं तो हम सारा बर्डन हम ही को संभालना पड़ेगा, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही निभाना पड़ेगा, तो भी दिक्कत है। इसीलिए हमें दोनों में बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, द बैलेंस बिटवीन द टू। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, टॉप लेवल रिटेन ऑथोरिटी फॉर, अब टॉप लेवल ऑथोरिटी को क्यों रिटेंट करता है ये भी जानना जरूरी है। अभी बताए थे हम, जैसे कि 100 ऑथोरिटी में से 5 ऑथोरिटी अपने पास रख लिया, तो टॉप लेवल अपने पास ऑथोरिटी क्यों रखता है? पहला है पॉलिसी एंड डिसीजंस बनाने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू द होल फॉर्म, पूरे फॉर्म के लिए पॉलिसी बनाना है, पूरे फॉर्म के लिए डिसीजन बनाना है, डिसीजन लेना है, उसके लिए होता है। ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल करना है और कोऑर्डिनेशन करना है, उसके लिए हमें पावर को अपने पास रखना होता है, सेंट्रलाइज करके रखना होता है। मिडिल एंड लोअर लेवल हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस, मिडिल और लोअर लेवल के पास अथॉरिटी होता है डिसीजन लेने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू टास्क एलोकेटेड टू देम, उनको जो काम दिया गया है उसके लिए डिसीजन लेने के लिए उनको अथॉरिटी दिया जाता है, और सारा अथॉरिटी अपने पास रखा जाता है। अब मिडिल लेवल को ज़रूरत पड़े तो लोअर लेवल को ट्रांसफ़र करता है, लोअर लेवल फिर वर्कर्स में ट्रांसफ़र करता है। थोड़ा हम लोग दोनों में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। अब सेंट्रलाइजेशन represent the centralization decentralization represent the patterns of authority among managers at different level, मतलब डिफरेंट लेवल पे जो मैनेजर हैं उनको वे अथॉरिटी का क्या पैटर्न उनके पास है, मतलब वो कितना परसेंट डिसेंट्रलाइज करते हैं अपने अथॉरिटी को और कितना परसेंट सेंट्रलाइज करते हैं, उसके पैटर्न को शो करता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ पावर एट फॉर डिसीजन मेकिंग इन अ फ्यू हैंड्स, मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ, वो पहले भी बता दिए कि कंसेंट्रेशन करना है पावर का, पावर को एक जगह रखना है, एक हाथ में रखना है, कुछ लोगों के हाथ में रखना है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड, अगर सेंट्रलाइज्ड पूरी तरह से है तो ऑथोरिटी बहुत कम डेलीगेट होता है। टू मैनेजर एट मिडिल एंड लोअर लेवल, जो भी मैनेजर मिडिल और लोअर लेवल के होते हैं उनको बहुत कम ऑथोरिटी ट्रांसफ़र होता है। अगर सेंट्रलाइज्ड ज़्यादा है तो, जैसे 95% डिसेंट्रलाइज कर दिया, 5% सेंट्रलाइज कर दिया, उल्टा भी हो सकता है 95% सेंट्रलाइज कर दिया और 5% डिसेंट्रलाइज कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में मैनेजर्स के पास कम पावर होते हैं। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का 100% सेंट्रलाइजेशन या 100% डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होगा तो छोटे फॉर्म में हो सकता है, एक छोटा सा बिजनेस में हो सकता है जिसमें एक आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप है और कोई है ही नहीं, वो अकेला ही बिजनेस संभाल रहा है, तो उसके पास ही सारा पावर हो सकता है, लेकिन एक बड़े बिजनेस फॉर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे एग्जिस्ट टुगेदर, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस बिटवीन द टू, और उनके बीच बैलेंस करने की ज़रूरत है, दोनों बैलेंस करने की ज़रूरत है। एज द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। मान लो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है तो सारा पावर उसी के पास है, अब वो बड़ा करना चाहता है अपने बिजनेस को, तो सब जगह वो नहीं देख सकता, इतने सारे हाथ, इतने सारे शरीर उसके नहीं है कि सब जगह देख पाएगा, तो उसे अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा।
तो अगर ग्रो इन साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी हो जाएगा। ऐसा एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ, हर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही होता है, सेंट्रलाइजेशन भी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का। पहला इंपॉर्टेंस है डेवलप्ड इनिशिएटिव एमॉन्ग सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के बीच इनिशिएटिव लेने का मतलब डिसीजंस लेने का पावर देता है, सबऑर्डिनेट को स्टेप लेने का हौसला देता है। जैसे सबऑर्डिनेट को हमने डिसेंट्रलाइजेशन में सबऑर्डिनेट को पावर मिलता है तो वो पावर का यूज करता है और वो मोटिवेट होता है और वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए इनिशिएट कर सकता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। तो एक बात और बता दें, डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस और डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस दोनों मिलता जुलता है, हल्का सा ही डिफरेंस है। इसलिए अगर हम लोग डेलीगेशन का इम्पोर्टेंस पढ़ लिए हैं तो उसको भी डिसेंट्रलाइजेशन में लिखा जा सकता है। क्विक एंड बेटर डिसीजंस, क्योंकि सारे पावर जो हैं बट मैक्सिमम पावर जो है वो बढ़ गए हैं, सभी लोगों के पास पावर है तो पावर का यूज करके खुद से डिसीजन लेंगे, बार बार वो टॉप लेवल के पास आ करके नहीं पूछेंगे कि कैसे काम करना है। इससे क्या होगा, क्विक डिसीजन होगा, बेटर डिसीजन होगा। नेक्स्ट है रिलीव द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। अब टॉप एग्जीक्यूटिव के पास अगर सारा डिसीजन लेने का पावर रहेगा तो सारा काम भी उसे ही करना पड़ेगा तो उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सारे वर्क को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया विथ पावर, तो अब जिसको पावर दिया गया वो खुद डिसीजन लेगा और काम करेगा। तो इस तरह से टॉप एग्जीक्यूटिव जो होगा उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। द डेली मैनेजरियल वर्क आर असाइंड टू द सबऑर्डिनेट विच लीव्स एनफ टाइम with the superior which they can utilize developing new strategy। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, मैनेजरियल डेवलपमेंट। अब सभी को जब हम पावर देना शुरू कर देंगे तो सब लोग डिसीजन लेना शुरू करेंगे। तो जब डिसीजन लेंगे वो लोग तो डिसीजन लेते 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 उनमें एक मैनेजरियल टैलेंट का डेवलपमेंट होगा जो हमें फ्यूचर में हमारे जो नॉन मैनेजरियल जो जो भी एम्प्लॉय हैं वो भी मैनेजरियल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और हमें आसानी से अच्छे मैनेजर मिल सकते हैं। तो इस तरह मैनेजमेंट डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल, इट मेक्स इट पॉसिबल टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल विच रिजल्ट इन बेटर कंट्रोल। कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप लेवल मैनेजर अपना सारा काम तो बांट चुका है सिस्टमेटिक तरीके से, तो फ्री हो गया है, तो उसका काम फिर क्या रह जाएगा, उसका काम रहेगा इवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को देखना कि सब लोग सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को। जैसे अगर मान लेते हैं ए है, ए ने अपने काम को बी को दे दिया, अपने काम में से कुछ काम बी को दे दिया और बी अपने काम में से कुछ काम सी को दे दिया। तो इस ये जो ए से बी की तरफ जो काम गया ए डेलीगेशन है, ए डेलीगेशन है। बी ने सी को जो काम दिया इसको भी हम लोग डेलीगेशन बोलेंगे। बी ने अपने बर्डन को कम करने के लिए सी को कुछ काम दे दिया, ये तो डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है। या ए अपने भार को कम करने के लिए बी को दे दिया, बी अपने भार को कम करने के लिए सी को दे दिया, तो इंडिविजुअल लेवल पे डेलीगेशन होता है। अब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है, एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। डिपार्टमेंट 1 मान ले परचेज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4, 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया और हर एक डिपार्टमेंट को कुछ काम दे दिया। अब हर एक डिपार्टमेंट में जो मेंबर्स हैं वे मेंबर्स उस काम को करने लगे। जितने मेंबर 1 हैं, मेंबर 2 हैं और मेंबर 3 हैं, इस तरह सारे डिपार्टमेंट में मेंबर हैं और सारे डिपार्टमेंट के जो मेंबर हैं उनमें काम का डेलीगेट कर दिया, उनको पावर डेलीगेट कर दिया। वो सारे मेंबर्स के अंडर में जो काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट हैं उनको भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो यहाँ पे इस तरह के सिस्टम को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन का।
सॉरी, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए के पास जो काम था, ए ने उसमें से कुछ बी को दे दिया, काम भी और पावर भी, बी ने सी को दे दिया और सी ने डी को दे दिया। तो ये प्रत्येक जो इसका एक एक सेगमेंट है उसको हम लोग डेलीगेशन बोलेंगे, हर एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डेलीगेशन बोलेंगे। लेकिन इसको अगर हम कंप्लीटली देखें, इसको हम पूरी तरह से कंप्लीटली देखें तो एक तरह से ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग इस सर्कल को हम लोग डेलीगेशन मान लें थोड़ी देर के लिए, इस सर्कल को हम लोग डेलीगेशन मान लें तो सॉरी, इस सर्कल को अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन मान लें तो इसके अंदर आएगा डेलीगेशन, इसके अंदर जो भी आएगा डेलीगेशन आएगा। मतलब डेलीगेशन एक नैरो कंसेप्ट है, बहुत सारे डेलीगेशन को मिला करके कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। अब डिफरेंस से हम लोग समझेंगे इसको। डेलीगेशन कंपलसरी एक्ट है, मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर हम डेलीगेशन नहीं करेंगे तो हम सारा काम खुद कर भी नहीं पाएंगे और काम ठीक से होगा नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, टॉप लेवल को मन करे तो डिसेंट्रलाइजेशन करे, ना मन करे तो ना करे। फ्रीडम ऑफ एक्शन, डेलीगेशन हमारे जस्ट हमारा बॉस देता है, हमारा जस्ट सुपीरियर बॉस हमें देता है, तो काम करने का फ्रीडम बहुत कम होता है, वो हमेशा हमें देखते रहता है, काम करने का फ्रीडम कम होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल से होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है, तो हमें यहाँ फ्रीडम होता है। जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी जो हमें दिया गया है, ये हमें संगठन ने नहीं दिया है, ऑर्गेनाइजेशन केवीएस ने नहीं दिया है, ये स्कूल ने दिया है, तो ये हमारा जस्ट सुपीरियर ने हमें दिया है, तो ये डेलीगेशन है। लेकिन हमें जो अकाउंट्स और बिजनेस पढ़ाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो केवीएस ने दिया है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। तो अकाउंट्स बिजनेस पढ़ाने में हमको बहुत फ्रीडम है, हम फ्रीडम के साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के हर एक काम के लिए हमें अपने प्रिंसिपल से बात करके पूछ करके ही करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारे पास फ्रीडम कम है। तो यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में डिफरेंस। स्टेटस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी, ये एक तरह से प्रोसेस है टास्क और अथॉरिटी को शेयर करने का। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लिया है उसके रिजल्ट में आता है डिसेंट्रलाइजेशन। और एक छोटा छोटा टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं। मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट है, स्कोप, इसका डेलीगेशन नैरो होता है। ये सिर्फ किसके किसके बीच होता है, सुपेरियर और उसके इमीडिएट सबऑर्डिनेट के बीच होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत वाइड कंसेप्ट है। इट इंक्लूड एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू ऑल लेवल, ऑल लेवल में एक्सटेंड किया हुआ होता है। पर्पज, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, इसका मेन पर्पज होता है मैनेजर के बर्डन को कम करना। टू इंक्रीज द रोल ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल को अधिक से अधिक ऑटोनॉमी देना, मतलब फ्रीडम देना, इसका मेन पर्पज होता है। और डेलीगेशन का मेन पर्पज होता है मैनेजर के बर्डन को कम करना। इस तरह हमने कोशिश किया डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को क्लियर करने के लिए। इसके साथ ही ये ऑर्गेनाइजिंग का ये जो चैप्टर है, द ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इज गोइंग टू एंड। थैंक यू वेरी मच।